जैसा कि आप जानते हो, सिविल सर्विस के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो वर्चुअली जो है उसका पहले नाम था पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर या कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो बाद में सिलेबस यूपीएससी का बदला तो उसमें उस टॉपिक का नाम बदल के कर दिया गया फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो जरा उसमें हम लोग देखते हैं कि वर्चुअली पढ़ना क्या क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपने पेपर पे फर्स्ट जब पढ़ा था तो उसमें फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें, और इसमें बहुत कॉमन अलग अलग नहीं है, तरीका केवल वही है, वो थोड़ा जनरल परिप्रेक्ष्य में था और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे पहला टॉपिक है बजट। बजट आपने पहले ही पढ़ा है और अभी भी पढ़े, पहले पहले पढ़ रखा है वो। दूसरा जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये पुराना टॉपिक था, ये सिलेबस इस पर बीपीएससी में कभी को काफी क्वेश्चन कभी आता था। और तीसरा हो गया फिर रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फिर चौथा हो गया सीएजी। फिर ऐसे और हो गया आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अकाउंटिंग ये सब पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था पेपर फर्स्ट में। फिर हो गया सीएजी। सी जी ए भी है और सीएजी भी है। तो ये कहलाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहलाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये कहलाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये टॉपिक है आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यानी आप समझ लिए कि फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है बजट हो गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। फिर उस पर संसद कंट्रोल रखती है, और कैसे कंट्रोल रखती है सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो टॉपिक जैसा कि आप जानते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको जैसे देखिए पब्लिक फाइनेंस अगर हम बोलते हैं तो पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या आता है बताइए। पब्लिक फाइनेंस में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है पहले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, दूसरा हो गया पब्लिक रेवेन्यू, और तीसरा हो गया पब्लिक बोरोइंग। तीन ही चीज ना होगा। यस सर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार खर्च करती है, पब्लिक रेवेन्यू का मतलब जो सरकार को प्राप्त होता है, और पब्लिक बोरोइंग का मतलब हुआ जो खर्च ज्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम आता है, तो सरकार को बोरोइंग लेकर मैनेज करना पड़ता है। तो सरकार के पास इन जनरल देखा जाए, जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, तो पब्लिक रेवेन्यू ये डिपेंड करता है, बहुत सारे स्रोत पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा जनरल स्टडी में, जब आपको ये पढ़ाया जा रहा होगा तब, इसमें टैक्स होता है, फिर आपका नॉन टैक्सेबल रिसोर्सेज होता है, फिर आप देखते हो बाहर से पैसे आते हैं, अंदर से आते हैं, पीएसयू से लाभ कमाते हैं। तो बहुत सारा तरीका है। अभी जैसे जीएसटी वगैरह के आगमन से आप देख रहे हो गवर्नमेंट का रिसिप्ट बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जो पिछले दिनों जीएसटी को सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया उससे उसको फायदा हुआ। यहाँ तक इन सब तीनों में अगर सरकार कंट्रोल करना चाहे तो किसे बेहतर ढंग से कंट्रोल करना चाहिए, तो निश्चित रूप से पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। पब्लिक रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होता है, ये बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। कई दफा मॉनसून खराब हो गया तो रेवेन्यू भी खराब हो गया, कभी गल्फ में लड़ाई चल छिन गया तो फिर वहां पर भी रेवेन्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हो गया। तो रेवेन्यू आपके हाथ में नहीं है, एक्सपेंडिचर आपके हाथ में। और पब्लिक बोरोइंग के बारे में सरकार जो है वह थोड़ा अब पहले जैसा
लिबरल एटीट्यूड नहीं रखती। जैसा आपने देखा होगा एफआरजी, क्या नाम है उसका? एफआरबीएम, एफआरबीएम लाई थी ना, एफआरबीएम 2003 में लाई थी लगता है। ये एनडीए सरकार लाई थी एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत ये था कि मतलब इन्होंने 7 वर्ष में टारगेट रखा था कि 7 वर्ष में हम जो बजटीय घाटा है उसको घटाकर 0 कर देंगे। हमारे वर्तमान में भी जो सरकार है वो अब ज़्यादा पब्लिक बोरोइंग में विश्वास नहीं करती है। हमारे वैसे पब्लिक बोरोइंग तो होता है लेकिन उतना विश्वास नहीं करती। वो अपना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल रखने और रेवेन्यू बढ़ाने पर ही ज़्यादा थ्रस्ट करती है। क्योंकि अगर आप पब्लिक बोरोइंग ज़्यादा करेंगे तो फिर उसके इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट है और फिर आपको वो लौटाना है। वो आपको हमेशा के लिए नहीं मिला है कि आप उसको अपने पास रख लेंगे। इससे फिस्कल मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है। फिस्कल मिसमैनेजमेंट को अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं तो पब्लिक बोरोइंग को कम से कम रखें और अपने एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल रखें और रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास करें। मतलब साउंड फिस्कल पॉलिसी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। क्लियर है? तो जो वर्तमान में सरकार है, इसी थ्रस्ट पर काम कर रही है कि एक्सपेंडिचर को कम करो और रेवेन्यू को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करो, बोरोइंग पर ज़्यादा रिलाई मत करो। समझ रहे? अब जो है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे अगर कंट्रोल करना है, कंट्रोल ओवर, समझ रहे हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करना चाहते हैं आप, तो इसका 2 तरीका से खर्च हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। एक हो सकता है प्री एक्सपेंडिचर कंट्रोल और एक हो सकता है पोस्ट एक्सपेंडिचर कंट्रोल। ये ना होगा, एक प्री हो गया, एक पोस्ट हो गया, एक खर्च के पहले, एक खर्च के बाद। तो प्री एक्सपेंडिचर कंट्रोल में कौन कौन करती है? तो इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, जो बजट बनाती है हो सकती है, और दूसरा कौन रखती है? पार्लियामेंट भी रखती है। पार्लियामेंट भी है, जब बजट पेश किया जाता है संसद में, इनैक्टमेंट पार्लियामेंट एंड एस्टीमेट कमेटी भी रखती है। एस्टीमेट कमेटी का नाम सुना होगा आपने? और खर्च के बाद कंट्रोल कौन रखती है? तो खर्च के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी रखती है। जो पैसा बच गया वो पैसा वापस जाएगी। उसके बाद पार्लियामेंट भी रखती है, जो पार्लियामेंट के पास बहुत सारा, फिर आप देखते हो पीएससी है, वो भी रखती है, लोक लेखा समिति, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सीएजी है। समझ रहे? सीएजी, क्लियर है? सीएजी हो गया। तो सीएजी तो अगर देखा जाए, मोटा मोटी देखा जाए, तो 3 एजेंसी है जो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो पहला कौन हो गया? पहला हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा हो गया पार्लियामेंट एंड कमेटी, और तीसरा कौन हो गया? सीएजी हो गया। ये 3 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर सीएजी का काम जो भारत में है वह पोस्ट एक्सपेंडिचर है, खर्च के पहले, खर्च के बाद ही है, खर्च के पहले कोई खास नहीं है। पार्लियामेंट दोनों कंट्रोल रखते हैं, खर्च के पहले भी, खर्च के बाद भी। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ज़्यादातर कंट्रोल खर्च के पहले, खर्च के बाद भी है, लेकिन कम है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज। आपको मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बतलाया भी था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है भारत का मेन फाइनेंशियल एजेंसी है। समझ रहे हैं? पूरा पूरा उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटता है फिजिकल मैनेजमेंट। आपको मैंने बताया था ना कि वर्चुअली जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, मतलब एक दिन मैं आपको बता रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप देखते हो सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, बतला सकते हो? निर्मला निर्मला। सीतारमन। अच्छा, उसके अलावा और भी उसमें 2 राज्य मंत्री होंगे ना, कोई एक राज्य मंत्री और भी कोई है कि अकेले है वो? हम्म, राज्य मंत्री कोई है कि नहीं वहाँ? पहले तो लगता है अनुराग सिंह ठाकुर था पहले, फिर उसको अब उसको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया किसी मंत्रालय का अलग से। समझ रहे? फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी को मतलब जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो गया। इसके नीचे कितने विभाग है मैंने आपको बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे कितने विभाग है? आइडिया?
और पहला 5 है है डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि इसी के हिस्से क्या है, बजट बनाना, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करना वगैरह वगैरह ये करता है। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इसका काम क्या है, खर्च पर नियंत्रण रखना। खर्च पर नियंत्रण रखने का काम इसी का है। तीसरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका काम है रेवेन्यू जमा करना, समझ रहे, रेवेन्यू कलेक्ट करना इसका काम है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिसइन्वेस्ट, सर्विसेज। अच्छा फिनेंशियल सर्विसेज हो गया। इसके तहत जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो सब आते हैं, जैसे LIC हुआ, बैंक हुआ वगैरह वगैरह, उनका द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उस पर ये काम करता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये लोक उपक्रमों का क्या करता है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करता है या उसके प्लान को देखता है। क्लियर है। ये बजट बनाने का काम किसका है, बजट बनाने का काम इसका है, बजट फॉर्मुलेशन इसका काम है, बजट ये बनाता है। इसका काम क्या है, खर्च पर कंट्रोल रखना। और इसी के साथ काम करता है CGA, इसी में CGA है, जिसका ये हो गया आपका, इसका अकाउंटिंग हेड। भारत का अकाउंटिंग हेड कौन हो गया, अकाउंटिंग हेड कौन है अभी, CGA का मतलब क्या हुआ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। इसके अधीन आप देखते हो दो एजेंसी काम करता है, CBDT और CBIT। CBDT का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और CBIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है, ये एक्सपेंडिचर वाला काम करता है, और ये बजट वाला, बजट बनाने का काम ये करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वर्चुअली क्या करता है, ये जो है आपका फिस्कल पॉलिसी जो होता है, फिस्कल मैनेजमेंट का काम इसी के हाथ है, यही करता है फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल पॉलिसी बनाने का काम इसी का। क्लियर है, वेरी नो कंफ्यूजन। अब इसके तहत जो है RBI है इनके साथ जुड़ा हुआ, RBI जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो है भारत सरकार का प्रमुख केंद्रीय बैंक है, और इसके हिस्से क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का हिस्सा है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम है आपका RBI का, और जो है बजट ये फिस्कल पॉलिसी बनाने का काम है आपका वित्त मंत्रालय का। क्लियर हुआ। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें यही हो जाता है। क्लियर है। अब आपने देखा होगा, क्लियर है यहाँ पर। यस सर। अब जैसे देखते हैं, जैसे पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, ये तो हो गया ये। अब जैसे पार्लियामेंट का देखते हैं आप, तो पार्लियामेंट में आपको मैंने बताया था पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करती है, बताइए, मतलब पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस लिख देते डायरेक्ट। अच्छा, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस तो कैसे कैसे करती है बताइए, आप बता सकते हैं। जो सबसे पहला तो इसका है आपका बजट इनेक्टमेंट प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका है बजट इनेक्टमेंट। ठीक है, प्रोसेस। दूसरा क्या है बताइए, दूसरा है आपका पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी से कौन सा कंट्रोल रखती है, बता सकते हैं आप, कौन कौन सा कमेटी है जो खासतौर पर यहाँ पर भूमिका निभाती है। एक तो PSC हो गया, एक एस्टिमेट कमेटी हो गया, दूसरा पोपो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। ये जो होता है वित्त मंत्रालय, मतलब दो 1992-93 में बना है डिपार्टमेंटल आपका स्टैंडिंग कमेटी, जो संसद की समिति है और बजट पर डिटेल कंट्रोल रखती है। और यहाँ पर आप जनरल कंट्रोल करें, जनरल टेक्निक्स, तो जनरल टेक्निक्स के माध्यम से क्या हो सकता है, मतलब जनरल टेक्निक में आ गया क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस, क्वेश्चन रिजोल्यूशंस, रिपोर्ट वगैरह सब इसी में आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो पार्लियामेंट कंट्रोल इसके साथ पार्लियामेंट का ही एक एजेंसी होता है, मतलब अंग है, उसको आप कह सकते हो CAG।
सीएजी किसका अंग है? सीएजी किसके माध्यम से काम करता है, किसको रिपोर्ट करता है? मतलब सीएजी अकाउंटेबल किसके प्रति है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, संविधान के या संसद के? संसद के सर। संसद के। सीएजी संसद के प्रति जवाब दे, क्योंकि वह संसद के बिहाफ में ऑडिट करता है और रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रख देता है। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? तो हम लोग अभी आज यही जरा देख रहे थे, सीएजी के बारे में जरा जानने का कोशिश कर रहे हैं। सीएजी के बारे में भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में आप देखते हो बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है सीएजी के बारे में, है कि नहीं? पढ़े हो ना? तो बजट इनेक्टमेंट तो मैंने पढ़ा चुका था, याद है आपको? यस सर। बजट कैसे बनता है, कितने चरणों से होकर गुजरता है। फिर जनरल टेक्निक्स जो है पार्लियामेंट का कंट्रोल का, जिसमें उसमें क्वेश्चन आवर हुआ, जीरो आवर हुआ, फिर आपका प्रेसिडेंट का स्पीच हुआ, ये सब भी डिस्कस हो चुका है। फिर यही बताया था आधे घंटे का चर्चा, 2 घंटे का चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव वगैरह भी चर्चा किया था, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह पर भी चर्चा हुई थी, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति वगैरह, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो सीएजी पर थोड़ा आज हम लोग जरा देख ले। सीएजी, अभी भारत का सीएजी कौन है जी? मेरे को भी पता नहीं, मैं भूल गया। अभी सीएजी कौन है? महर्षि तो नहीं है? राजू महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू। यस मुर्मू है। सर। मुर्मू पहले लगता है लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, फिर उसको लगता है बाद में सीएजी बनाया। यस। अब आप देखते हो भारतीय संविधान में, मतलब भाग 5 चैप्टर 5, भाग 5 है और चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में क्या है? सीएजी का प्रावधान किया गया है। सीएजी का प्रावधान किया गया है कि नहीं? सीएजी जो है भारतीय संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, और वन ऑफ द 4 कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या, ये किसका कहना है? ये कहना है डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लोकतंत्र के 4 सुरक्षा कवच बतलाए थे, उसमें सीएजी को शामिल किया था। तो 4 सुरक्षा कवच कौन कौन है? पहला है आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग, जो किस चीज का रक्षा करती है? प्रतिनिधित्व प्रणाली का, चुनाव का। प्रतिनिधित्व प्रणाली में समझते हैं कि देश में शासन जो हो सही तौर पर हो, प्रतिनिधित्व प्रणाली का रक्षा कौन करती है? आपका इलेक्शन कमीशन करती है। दूसरा है योग्यता प्रणाली। योग्यता प्रणाली का रक्षा कौन करती है? बीपीएससी नहीं, यूपीएससी। यूपीएससी को दिया गया है मेरिट सिस्टम की रक्षा करने का, समझ रहे हैं? तीसरा जो है आपका, ऐसे यूपीएससी नहीं होगा, 315 में यूपीएससी, बीपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस सभी सब आ जाता है, समझ रहे हैं? 315 में सब है। जैसे बीपीएससी का कौन सा आर्टिकल को बता सकते हैं? भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल में बीपीएससी का प्रावधान है? सोचिए थोड़ा। 315 में ही है तो। 315 में ही होगा। 315 में यूपीएससी भी है, बीपीएससी भी है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी है। लेकिन कहा गया है कि यूपीएससी और बीपीएससी ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, लेकिन जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, उसके लिए संसद अधिनियम लाती है, उसके बाद बनता है। वह संसदीय अधिनियम से बनता है। क्लियर? तीसरा कौन हो गया जो लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है? वह है आपका सीएजी। सीएजी क्या चीज का रक्षा करता है? पब्लिक पर्स का। पब्लिक पर्स का मतलब क्या हुआ? लोक वित्त का। अब जनता जो आपको पैसा देती है कर के रूप में, शुल्क के रूप में, उसका रक्षा कौन करता है? सीएजी करता है। हमारे, और चौथा कौन है? सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट किस चीज की रक्षा करता है? विधि के शासन का। आप देखते हुए इन चारों पर हमेशा दबाव बना रहता है कि नहीं? वैसे सबसे ज्यादा दबाव तो लगता है सर्वोच्च न्यायालय पर ही बना रहता है, क्योंकि इसके हिस्से बड़ा इंपॉर्टेंट काम है संविधान की रक्षा करने का, विधि की रक्षा करने का। समझ रहे? तो विधि की रक्षा करने का, शासन का रक्षा करने का काम है सर्वोच्च न्यायालय का। तो जो सीएजी है अनुच्छेद 148 में, जिसको क्या कहा गया है? पब्लिक पर्स का कस्टोडियन, है कि नहीं? जानते हैं इस बात को? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 148 क्या कहता है। अनुच्छेद 148 कहता है कि एक सीएजी का पद होगा, जो किसका प्रधान होगा? भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग जो है भारत में सबसे पुराना विभाग होगा। ये 1753 में ही बना था, सबसे पुराना विभाग है। तो इसका प्रधान कौन होता है? सीएजी होता है। समझ रहे हैं? यह पब्लिक पर्स का क्या है? कस्टोडियन है, रक्षक है। और पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर पर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय प्रणाली है, उस पर प्रभावी नियंत्रण रखता है कि नहीं? या ऑल इंडिया नेचर का कार्यालय। ऑल इंडिया नेचर का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया का मतलब क्या होता है? अक्खा इंडिया। अक्खा इंडिया समझते हो? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया का मतलब क्या हुआ? जो केंद्र राज्य सभी में काम करे समान रूप से, उसी को ऑल इंडिया कहते हैं। जिसका जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी होते हैं, केंद्र में भी काम करते हैं, राज्य में भी काम करते हैं। चुनाव आयोग, केंद्र का भी चुनाव आयोजित करती है, राज्य का भी चुनाव करती है कि नहीं? या ऑल इंडिया नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है। समझा? नीति आयोग केंद्र भी और राज्य दोनों के लिए योजना पर मैनेज करती है। समझ रहे हैं? वैसे तो है नीति आयोग, वैसे सेंट्रल एजेंसी कहलाएगा, क्योंकि उसका उस तरह का है नहीं। समझ रहे? लेकिन राज्यों का मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल है, इसलिए बट नेचर वो भी ऑल इंडिया नेचर का रहता है। और ये क्या होता है? वित्त मंत्रालय, ये सीएजी, ये पैसा कौड़ी के मामले में, वित्तीय प्रणाली के मामले में क्या होता है? मतलब संविधान और संसदीय विधान का रक्षा करता और जवाबदेह होता है। Responsible for holding constitution and parliamentary law in financial system। यह देश में वित्तीय प्रणाली से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और संसदीय प्रावधान की रक्षा करने के लिए जवाबदेह होता है। कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ पर कुछ पूछना है तो पूछिए सीएजी के बारे में। नमस्कार। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया समझ में आया आपका? ऑल इंडिया मतलब केंद्र और राज्य दोनों का काम करता है, इसलिए ऑल इंडिया का कहलाता है। क्लियर है? तो आप देखते हैं इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। समझ रहे हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी आपका एग्जाम में आएगा तो बताना ही पड़ेगा। वो भी राष्ट्रपति के सील मतलब मुहर और हस्ताक्षर, मुहर हस्ताक्षर मतलब अधिपत्र होता है। अधिपत्र मतलब वारंट होता है। अधिपत्र मतलब वारंट। वारंट में क्या रहेगा? उस वारंट में राष्ट्रपति का मुहर रहेगा और हस्ताक्षर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रधानमंत्री का भी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उसमें भी मुहर और हस्ताक्षर रहता है? मार करिएगा कभी, होता है क्या? मुहर और हस्ताक्षर ये बहुत कम कम है। जैसे गवर्नर की नियुक्ति करता है, तो उसमें जनरली मुहर और हस्ताक्षर होता है। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों का नियुक्ति होता है, तो उसमें वर्चुअली मुहर और हस्ताक्षर होता है। डिफेंस सर्विस का अधिकारी का नियुक्ति करता है, तो उसमें मुहर और हस्ताक्षर होता है। आप देखोगे ना, अगर आप ऑल इंडिया सर्विस क्वालिफाई कर जाओगे, आईएएस क्वालिफाई कर जाओगे, तो आपके घर भी लेटर आएगा, बकायदा रहेगा भारत के राष्ट्रपति का, इनको नियुक्त किया जाता है। उसमें नीचे राष्ट्रपति का मोहर रहता है और मोहर वाला सिग्नेचर रहता है। देखियो कभी, या डिफेंस में अगर आप सीडीएस क्वालिफाई करते हो, तो आपके घर में जो लेटर रहेगा उसमें नीचे राष्ट्रपति का सिग्नेचर और मोहर रहेगा। समझ में आया? तो सील एंड सिग्नेचर का मतलब ये होता है, एक अधिपत्र होगा, अधिकारी वारंट होगा, जिसमें अंत में राष्ट्रपति का सील एंड सिग्नेचर रहेगा।
तो राज्यपाल जो राष्ट्रपति का जो नियुक्ति करता है इस सीएजी का, उसमें राष्ट्रपति का सील एंड सिग्नेचर रहता है और उसका ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कैसे? भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के अनुसार। अनुसूची 3 में जो होता है आपका शपथ का प्रावधान है ना, एक बार यूपीएससी में अलग से क्वेश्चन आया था, अनुसूची 3 पर ही आया था। अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रावधान है, राष्ट्रपति किस चीज का शपथ लेता है, प्रधानमंत्री किस चीज का शपथ लेता है, सीएजी किस चीज का शपथ लेता है, समझ रहे, सांसद किस चीज का शपथ लेते हैं, सांसद के लिए उम्मीदवार किस चीज का शपथ लेते हैं। तो सब पर क्वेश्चन मतलब मिलाकर पूछा था कि जो पद है, जो पद की मर्यादा है, उसी हिसाब से सबका शपथ होता है कि नहीं होता है? जैसे राष्ट्रपति का शपथ क्या होगा? संविधान की रक्षा का। प्रधानमंत्री का शपथ क्या होगा? मोटा-मोटी देखा जाए तो, या प्रधानमंत्री का शपथ और राष्ट्रपति का शपथ एक ही होगा? ये थोड़ा अलग होता है। अलग होता है सर। क्या होता है? अच्छा, प्रधानमंत्री क्या चीज़ का शपथ लेते हैं? वो लेते हैं पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं, साथ में जनमानस जनता के हित की रक्षा सेवा करने का शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति किस चीज का लेता है? संविधान की रक्षा करने, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, समझ रहे हैं? उसके बाद अभिरक्षण सबका शपथ लेते हैं वो। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? इसमें जो नो आप सर। सीएजी बनिएगा तो आपका कार्यकाल कितना दिन रहेगा? 6 साल रहेगा। या अधिकतम आयु कौन रहेगा? 65 वर्ष रहेगा। इसमें जो पहले आ जाएगा वही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? या तो 6 साल रहिएगा या अधिकतम 65 वर्ष तक रहिएगा, ठीक है? ये इस आप राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पहले भी बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दीजिए और पद से पहले। और इसको मतलब कह सकते हैं, मतलब जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है, उसी प्रकार इसको भी हटाने का प्रावधान है। समझ रहे हैं? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए मतलब क्या होता है? सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। सिद्ध दुर्व्यवहार मतलब समझ रहे हैं? सिद्ध मतलब जो चार्ज लगा अगर प्रूव हो जाता हो तो उस परिस्थिति में इसको संसद हटा सकती है प्रस्ताव के द्वारा। समझ रहे? तो एक्चुअली जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखते होंगे कि अगर कोई चार्ज लगता है तो पहले जांच कराया जाता है, जांच यदि सही पाया जाता है तो फिर हटा दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर इनके विरुद्ध कोई चार्ज लगता है और वो चार्ज प्रूव हो जाता है तो संसद उनको हटा सकती है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन? हेलो? नो सर। यस चलिए सर। ठीक। अब देखते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति सीएजी के लिए बहुत सारा सुरक्षा कवच है, सुरक्षा के उपाय किए गए। क्यों सुरक्षा का उपाय किए गए? ताकि ये जो है वर्चुअली मतलब आपका दुष्प्रभावित ना हो जाए, राजनीति से प्रभावित ना हो जाए, दलगत राजनीति में ना लिप्त हो जाए, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहला क्या किया गया है? कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। कार्यकाल का सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? मतलब आपको राष्ट्रपति नियुक्त तो कर देगा, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे जैसे चाहे हटा नहीं सकता। तो आपकी कार्यकाल की सुरक्षा है, मतलब इसको हटाने का जो संविधान में प्रोविजन है उसी के तहत हटेगा, अदरवाइज मनमाने तरीका से नहीं हटेगा। फिर उनको रोजगार नहीं मिलना है, अगर वो सीएजी हैं और कार्यकाल पूरा कर दिए तो फिर वो रोजगार के पद पर फिर लौट नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर भारत सरकार में सचिव या किसी पद पर काम नहीं कर सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर इनका सैलरी हुआ, सर्विस कंडीशन हुआ, वो कौन निर्धारित करता है? पार्लियामेंट निर्धारित करता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित किया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह का भी वही करता है, उसी प्रकार यहाँ भी सैलरी और सर्विस कंडीशन संसद द्वारा निर्धारित होता है। इनके सेवा शर्तों में इनके नियुक्ति के बाद कोई दुष्प्रभावित करने वाला परिवर्तन संभव नहीं है। जो जो अपॉइंटमेंट के समय कह दिया जाए वही उनको मिलेगा। इनका जो वेतन हो, सीएजी का जो वेतन होता है या प्रशासनिक खर्च होता है वह भारत के संचित निधि पर भारित होता है। तो संचित निधि पर भारित होने का मतलब क्या हुआ? संचित निधि पर भारित होने का मतलब हुआ कि उसमें नो कट मोशन, उसमें कटौती प्रस्ताव नहीं आएगा और जिस रूप में पेश किया जाएगा उसी रूप में पारित कर दिया जाएगा। क्लियर है? और ये संसद का अंग होता है और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। मेरी बात समझ रहे? ये संसद का अंग हुआ और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। एक बार
सीएजी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था कि सीए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि सीएजी जो है सरकार का मुंशी नहीं है कि जो बोल देगा मालिक वही करना होगा। एक बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था सीएजी के बारे में। बहुत टाइम टू टाइम क्वेश्चन आते रहता है यूपीएससी में और अच्छा क्वेश्चन यस आते रहता सर। है। तो वॉचडॉग वाला। एक बार शिकारी कुत्ता पूछ दिया कि सीएजी यस सर। कुत्ता है, समझ रहे हैं? उस तरह का भी क्वेश्चन है। शिकारी कुत्ता का मतलब होता है उसका जब काम पता लगाना होता है फिनेंशियल लैप्सेस कहाँ हुआ है। और जैसे शिकारी कुत्ता क्या होता है, वह ना पता लगाता है कि कहाँ पर अपराध हुआ है, कहाँ पर एविडेंस ढूंढने का काम करता है, समझ रहे हैं? सबूत ढूंढता है। उसी प्रकार सीएजी भी सबूत ढूंढता है कहाँ लैप्सेस हुआ है और उसको पकड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेबल करने का काम करता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखते हो सीएजी का जो रोल, ये जो है अदर प्रोविजन आर्टिकल 149 है, फिर आर्टिकल 50 है, इसको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 149 में क्या है कि जो सीएजी का जो अकाउंटिंग संबंधी फंक्शन है हमारे, उसको रेगुलेट करने का अधिकार किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है, समझ रहे हैं? तो वैसे सर्कमस्टांस में पार्लियामेंट टाइम टू टाइम नियम कानून बनाकर उसको रेगुलेट करते रहती है। अनुच्छेद 149 में क्या है? सीएजी का लेखांकन संबंधी कार्य, लेखांकन संबंधी कार्य और अधिकार किसको दिया गया है? ये काम दिया गया है संसद को कि संसद अधिनियम बनाकर उसको रेगुलेट कर दे। नियमन का अधिकार है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 150 में क्या है कि जो लेखा तैयार होता है केंद्र में, जो लेखा का प्रारूप होता है, लेखा का प्रारूप जो होता है जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबका लेखा रखा जाता है, वो लेखा निर्धारित कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसके परामर्श पर? सीएजी के परामर्श पर। इसी का प्रावधान है कि सीएजी जो है के परामर्श पर राष्ट्रपति जो होता है लेखा का स्वरूप निर्धारित करता है। समझ, जैसे आपको मैं एक दिन बतला रहा था कि सबसे ऊपर होता है मेजर हेड, फिर माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्स हेड, ऑब्जेक्ट हेड। ये सब जो निर्धारित करता है वो राष्ट्रपति निर्धारित किया, किसके परामर्श से? सीएजी के परामर्श से। और अनुच्छेद 151 के तहत क्या है? सीएजी अपना रिपोर्ट देता है। किसको से देता है सीएजी अपना रिपोर्ट? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति रिपोर्ट किधर रख देता है? संसद के समक्ष रख देता है, समझ रहे हैं? और राज्य का रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट किस कहाँ रखता है? राज्य विधायिका में। क्लियर है? समझ में आया? फिर वहां से कहाँ जाता है बतला सकते हो? जैसे राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दिया सीएजी, राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रख दिया, उसका फिर क्या होगा? उसका आइडिया? फिर वो रिपोर्ट चल जाएगा पीएसी के पास, लोक लेखा समिति के पास। और लोक लेखा समिति को सीएजी जो है एक फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर के रूप में सहयोग करेगा। फ्रेंड मतलब मित्र, मतलब हर तरह से सहयोग करेगा। गाइड मतलब तरीका बतलाएगा। और फिलोसफर का मतलब उसका दर्शन समझाएगा। तो संपूर्ण रूप से सहयोग करेगा पीएससी को उस रिपोर्ट का जांच करने में, समझ रहे? और उसके बाद फिर रिपोर्ट संसद के पटल पर रख दिया जाएगा, जिसमें संसद सदस्यों का अधिकार है कि वह प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं, वगैरह वगैरह। मेरी बात समझे? बहुत इम्पॉसिबल का राज्यपाल जो हुआ, राज्यपाल राज्य विधायिका के समक्ष रखेगा। फिर राज्य में भी लोक लेखा समिति होती है, वह उस पर विचार करेगी। फिर उसका रिपोर्ट संसद में राज्य के विधायिका के पटल पर रख दिया जाएगा। और विधानसभा सदस्यों को अधिकार होगा कि उस पर अपना चर्चा करेंगे, मांग करेंगे, सरकार की खिंचाई करेंगे, जैसा जरूरत रहा। ठीक है? दिस द बेसिक पॉइंट। क्लियर? जैसे बहुत सारा देखते हो गया कि स्टेट जैसे सीएजी की रिपोर्ट में बहुत सारा घोटाला वगैरह का उल्लेख मिलता है,
जैसे मतलब ये स्कैम हुआ, इतना घपला, जैसे एचसीडीसी घोटाला के बारे में बतलाया था, फिर आपका चारा घोटाला के बारे में सीएजी के रिपोर्ट से पता लगा था, वगैरह वगैरह बहुत सारा पता लगता है। जीव घोटाला बहुत शुरू में हुआ था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ था, जीव घोटाला, उसके बारे में पता लगा था। ठीक है ना, दिस इज अ बेसिक पॉइंट। हम लोग देखते हैं सीएजी का काम क्या है, मतलब से तो रोल क्या है, रोल मतलब भूमिका क्या है सीएजी का रोल। तो सबसे पहला भूमिका तो उसका एक लेखा परीक्षक की भूमिका। लेखा परीक्षक की भूमिका का मतलब क्या होता है, लेखा परीक्षण करने वाला काम। लेखा उसका मेन काम तो लेखा परीक्षक का ही है। लेखा परीक्षक का भूमिका होता है देखना कि जो खर्च किया गया है, समझ रहे, वह विधि के अनुसार किया गया है अथवा नहीं, उसी मद पर किया गया अथवा नहीं जिस मद पर आवंटित हुआ था, उसी अधिकारी के द्वारा किया गया है अथवा नहीं जिस अधिकारी को अधिकार दिया गया था, और लेन देन में वित्तीय नियमों का, सदाचारिता का नियमों का पालन किया गया अथवा नहीं। दूसरा क्या होता है, लेखांकन की भूमिका, लेखाकार की भूमिका। लेखांकन भूमिका भी है, लेकिन केंद्र का नहीं है, राज्य का लेखांकन भूमिका। ये केवल राज्यों का लेखांकन करता है, राज्यों के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में नहीं। केंद्र के संदर्भ में लेखांकन का काम अलग हो गया 1976 में। 1976 में ही केंद्र स्तर पर लेखांकन लेखा परीक्षण का काम अलग अलग हो गया। सीएजी को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, लेकिन राज्य का लेखांकन अभी भी सीएजी करता है। फिर ये जो है लोकतंत्र की रक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अम्बेडकर बोलते हैं कि जैसे लोकतंत्र का रक्षक है, क्या रक्षक की भूमिका निभाता है सीएजी, लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका, मतलब जनता के हितों की रक्षक के रूप में भूमिका, समझ रहे हैं, संविधान के रक्षक के रूप में भूमिका, समझ रहे। और दूसरा लोक वित्त के पैसा का, पब्लिक पर्स का रक्षक करना, लोक वित्त की रक्षक रक्षक की भूमिका निभाता है। पब्लिक पैसा के साथ खिलवाड़ न होने पाए, पब्लिक पैसा का किसी प्रकार बंगलिंग ना हो, समझ रहे, इसलिए। और ये जो लोक लेखा समिति है, उसका क्या है बताया जाए, लोक लेखा समिति का ये मित्र है, मार्गदर्शक है और दार्शनिक है, फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर, बहुत इंपॉर्टेंट, मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है और फिलोसफर भी है, तीनों समझने वाले, टोटल हेल्प करता है। क्योंकि लोक लेखा समिति संसदीय समिति है, इसमें जितने लोग रहते हैं, एमपी लोग रहते हैं, 22 होते हैं ना, इसमें 22 होते हैं, 15+7, 15 लोकसभा से रहता है, 7 राज्यसभा से रहता है। अब है कि ये तो जनरल मेंबर, इनको कोई फिनेंशियल का उतना एक्सपीरियंस थोड़े होता है। तो और सीएजी का रिपोर्ट है, बहुत टेक्निकल इनपुट होता है, तो सीएजी का रिपोर्ट ये लोग समझ ही नहीं पाएगा अनलेस अनटिल के सीएजी उसको सहयोग ना करे। तो सीएजी सहयोग करता है ताकि आप ढंग से समझ सके, ढंग से कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर सके। और राष्ट्रपति का एडवाइजर, इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जैसे अभी आर्टिकल 150 में बताया, ये लेखा का प्रारूप निर्धारित करने में राष्ट्रपति को सहायता करता है। इसके अलावा जो सीएजी कार्यालय में जो कर्मचारी काम करते हैं ना, उन कर्मचारियों का सेवा शर्त निर्धारित करने में राष्ट्रपति को सीएजी परामर्श देता है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति का परामर्शदाता की भूमिका भी सीएजी निभाता है। तो ये भी उसका एक काम हो गया। तो 6 भूमिका अभी आपके पास आया। एक हुआ लेखांकन की, फिर आप कोई बोल सकता है शिकारी कुत्ता की भूमिका, शिकारी कुत्ता की भूमिका, मतलब सीएजी की भूमिका। जैसे आप देखते होंगे, पूरा नाम क्या है सीएजी का, जरा बताइए जरा सा, शिवानी जी, सीएजी का पूरा नाम बोलिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या, कंट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर। कॉम्प्ट्रोलर, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्ट्रोलर का मतलब क्या होता है? ऑडिटर जनरल तो समझ में आ गया, ये तो लेखा परीक्षक हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया, है ना, महालेखा परीक्षक तो है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसका क्या काम है, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक का भूमिका क्या होता है,
और परीक्षक की भूमिका क्या होता है? परीक्षक जो होता है ना, खर्च के बाद होता है और नियंत्रक होता है खर्च के पहले। अगर आप खर्च के पहले कंट्रोल करते हैं, तो आप नियंत्रक हैं और खर्च के बाद कर रहे हैं, तो आप लेखा परीक्षक हैं। तो भारतीय संविधान में सीएजी को दोनों भूमिका दिया गया, खर्च के पहले का और खर्च के बाद का। लेकिन व्यवहार में वह खर्च के पहले वाला भूमिका नहीं निभाता है और ज़्यादातर खर्च के बाद ही भूमिका निभाता है। एक्चुअली यह पद लिया गया है इंग्लैंड से और इंग्लैंड में वर्चुअली जो सीएजी जो होता है, खर्च के पहले और खर्च के बाद दोनों पर भूमिका निभाता है। लेकिन चूँकि भारत में थोड़ा अलग रखा गया है व्यवस्था को, ये नाम तो सीएजी कर दिया गया है, लेकिन सी वाला भूमिका उसको नहीं है। वह एजी वाला भूमिका निभाता है, सी का भूमिका उसको एज़ सच नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो कंट्रोलर की भूमिका उसका नहीं है, खर्च के पहले उसकी भूमिका नहीं, खर्च के बाद ही उसकी भूमिका है इन जनरल, ठीक है? तो इसलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं सीएजी की भूमिका हम लोग देख रहे थे, सीएजी का कार्य क्या है मतलब ये, सीएजी के काम की जैसे 3 प्रकार का निधि होता है ना, भारत में 3 प्रकार का निधि है, केंद्र में भी होगा, राज्य में भी होगा। एक निधि को हम लोग क्या बोलते हैं? एक निधि को हम लोग बोलते हैं संचित निधि, दूसरे को कहते हैं लोक लेखा निधि और तीसरे को कहते हैं आकस्मिक निधि। तो ये जो संचित निधि जो मेन हुआ, बजट वगैरह इसी में बनता है। भारत सरकार का जितना पैसा होता है सब यहीं आके जमा होता है, तो संचित निधि पर कंट्रोल रखता है। इससे जितना लेन-देन होता है उसका ऑडिट करता है। ये लोक लेखा निधि में कौन होता है? लोक लेखा निधि में जितना सैलरी-वैलरी वाला एक्सपेंस होता है, वह इसमें आता है। और तीसरा आकस्मिक निधि तो होता है जब देश में स्थिति आकस्मिक स्थिति आ गया हो और संसद सत्र में ना हो, आकस्मिक निधि, समझ रहे हैं? उस परिस्थिति में इससे पैसा निकलता है, कंटीजेंसी ज़रूरी होने पर निकलता है। तो ये इन सब का लेखा परीक्षण कौन करता है? सीएजी करता है। तो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो 3 निधियाँ हैं, इन 3 निधियों में लेन-देन का लेखा परीक्षण करता है। दूसरा, जैसे भारत सरकार में और राज्य सरकार में जितना व्यापार हुआ, विनिर्माण हुआ, समझ रहे हैं? वो सबसे संबंधित जितना लेन-देन हुआ सबका लेखा परीक्षण करेगा। ये जितने लोक उपक्रम हैं, जैसे एसबीआई हुआ, एलआईसी हुआ वगैरह-वगैरह, तो उनका लेखा परीक्षण करेगा। फिर राज्य फंडेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को सरकार पैसा देती है, स्टेट फंडेड होता है। सारे वित्त पोषित संस्था है, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएँ बहुत सारे, समझ रहे हैं? जैसे आईआईपीए हो गया और बहुत सारा है, जिसको सरकार पैसा देती है, उसका लेखा परीक्षण करता है। फिर जितना टैक्स से पैसा जमा होता है ना, कोई भी टैक्स के तहत जो पैसा जमा हुआ, उसको अंतिम रूप से प्रमाणित वही करेगा। कितना पैसा इसमें जमा हुआ, ऑथराइजेशन ऑफ नेट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स से जितनी कुल शुद्ध प्राप्ति जो हुआ, और उसका वो सत्यापन करेगा। फिर राज्यों का लेखांकन करेगा, राज्यों का लेखांकन समझ रहे हैं? राज्य का लेखांकन का काम भी सीएजी का। और नेक्स्ट क्या है बताया जाए? और वह है पीएससी का फ्रेंड, गाइड और फिलॉसफर की भूमिका निभाता है। समझ रहे? लोक लेखा समिति का फ्रेंड, गाइड और फिलॉसफर, समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हो सीएजी जो है वह क्या करता है? अभी थोड़ा-सा पहले फिर बतला रहा था आपको कि वित्तीय प्रणाली में, भारत के वित्तीय प्रणाली में जिसमें केंद्र राज्य दोनों हैं, उसमें संविधान से संबंधित जो प्रावधान है और संसदीय विधान है उसका क्या करता है? रक्षा करता है। समझे? तो सीएजी का इस आलोक में बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है, क्लियर है? लेकिन कुछ क्षेत्र जो है सीएजी के दायरे से बाहर है। कौन-कौन चीज़ जो क्षेत्र सीएजी के दायरे से बाहर है बता सकते हैं आप? पहला तो है कि यह जो है सेक्रेट सर्विस है, सेक्रेट सर्विस मतलब समझते हैं? जो बहुत सारे सूचना वाले जो होते हैं ना, उन सब पर सीएजी कंट्रोल नहीं रखता। जैसे आईबी हुआ, रॉ हुआ, समझ रहे हैं? ये सबसे संबंधित उस पर वो ऑडिट नहीं करता है, समझ रहे हैं? आईबी, रॉ वगैरह का। दूसरा, ये जो कंट्रोलर जनरल का जो है ना, वो भूमिका नहीं निभाता है, समझ रहे हैं? ना उसका
पर कोई कार्रवाई कर सकता है और ना उसकी भूमिका निभाता है। तो मेरे नियंत्रक की भूमिका उसके पास नहीं है। उसका कंट्रोल क्या होता है ज़्यादातर, खर्च के बाद का होता है, पोस्टमार्टम घटनोत्तर प्रकृति का होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? घटनोत्तर प्रकृति का उसका खर्च होता है। फिर क्या होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा ब्रिटिश कालिक है, मतलब वो पुराना है। अभी जैसे 2024 में जो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्वरूप है, उससे निपट पाने में सक्षम नहीं है। अब अकेले सीएजी भारत का, केंद्र का, राज्य का, सबका लेखा परीक्षण करे, इतना संभव ही नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी बात है, ये ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन है। अब ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमेशा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का भय रहता है। मांग किया जा रहा है कि इसको कमीशन बना दिया जाए, मांग किया जा रहा है कि इसमें मतलब कार्यकाल को 5-6 वर्ष, उसको 5 वर्ष किया जाए। मांग किया जा रहा है कि सीएजी के लिए कोई योग्यता निर्धारित किया जाए। अभी भी सीएजी के लिए कोई योग्यता नहीं है। जनरली जो आईएएस से अधिकारी रहते हैं, उन्हीं को सीएजी बना दिया जाता है। मतलब योग्यता निर्धारित के बाद चलता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पिछले दिनों चारा घोटाला और सहित बहुत सारा घोटाला हुआ था, जिसमें सीएजी ने वॉकआउट किया, क्या कहते हैं, सार्वजनिक किया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि 10 साल से 8 साल से अगर कोई लैब से चल रहा था तो फिर आप क्या कर रहे थे? आपको देखना चाहिए था ना, आपका काम ही यही देखना है। तो आप जनरली देखते हो जैसे 2 तरह का खर्च होता है। जैसे आप देखोगे कि जैसे 2 तरह का खर्च होता है। एक तो होता है, पहले तो एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू, समझ रहे हैं? तो रेवेन्यू पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ज़्यादातर क्या रहता है, एक्सपेंडिचर पर उसका कंट्रोल रहता है। समझ रहे हैं? रेवेन्यू पर वो ऑडिट बहुत कम रख करता है, ज़्यादातर एक्सपेंडिचर पर करता है। अब एक्सपेंडिचर में भी तो ऑडिट भी कई प्रकार का होता है। एक होता है लीगल ऑडिट, एक होता है प्रोप्राइटी ऑडिट। समझ, तो लीगल ऑडिट में नियम कानून चेक किया जाता है, वो नेसेसरली कर देगा, नियम कानून का जांच तो कर देगा। लेकिन प्रोप्राइटी ऑडिट में देखा जाता है विजडम या फिर मतलब उसका सत्यता, नियत चेक किया जाता है। वो उसको वो डिस्क्रिशनरी करता है, उसको वो कंपल्सरली नहीं करता है। यानी कि प्रोप्राइटी ऑडिट उसका डिस्क्रिशनरी फंक्शन है और लीगल ऑडिट उसका कंपल्सरी फंक्शन है। यानी नियम से खर्च हुआ अथवा नहीं, ये तो वो अनिवार्य रूप से कर देता है, लेकिन सही नियत से खर्च हुआ तो नहीं, वह रहे तो जांच किया, ना रहे तो छोड़ भी सकता है। ये कारण होता है कि वर्चुअली कई घोटाला नियम की दृष्टि से तो सही रहते, लेकिन वर्चुअली घोटाला होते, वो छुपे रह जाते हैं और वर्चुअली मतलब बाद में बड़े समस्या के रूप में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है वर्चुअली, उसका ऑर्गेनाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो फाइनेंशियल लैप्सेस को टाइमली मॉनिटर कर सके, पकड़ सके और फिर उस पर इमीडिएट कार्रवाई कर सके। फिर इसमें आप देखते हो कि आज ज़माना स्पेशलाइजेशन का है और सीएजी में आज भी व्यावसायिकता और विशेषज्ञता नहीं है जो होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और फिर जो है मतलब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी रहता है, इंटरफेरेंस भी रहता है, लोग ऐसा मानते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा कहा भी था कि सीएजी जो है सरकार का मुंशी नहीं है कि नहीं? बस संसद का अभिकरण है और उस पर भी संसद का बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जहाँ तक वित्तीय मामलों का सवाल है कि नहीं? तो आप उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं लगा सकते, उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको कामों में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि नहीं? लेकिन जिस शब्द को हटा दें, इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सीएजी तो है बहुत इम्पोर्टेंट, समझ रहे हैं? इसका फंक्शन आज तक तो ठीक ही ठाक रहा और मोटा-मोटी शुरू से देखा जाए जियो घोटाला से लेकर और भी मुद्रा कांड वगैरह तक एक्सपोज़ करने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। समझ रहे हैं? और वर्तमान में अभी चल रहा है प्रकरण, हो सकता है कुछ चीज़ हो, जैसे सीएजी को जो भी एक व्यक्ति का जो सदस्य है, आयोग है या संस्था है, उसको 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय बनाया जाए। हो सकता है ऐसा मांग किया जा रहा है कि ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन को बोर्ड टाइप ऑर्गेनाइजेशन कराया जाए। फिर हो सकता है इसके लिए योग्यता भी निर्धारित किया जाए और कॉलेजियम व्यवस्था वगैरह भी हो सकता आएगा इसका नियुक्ति के लिए।
क्या होता है, जैसे सीएजी की नियुक्ति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, तो राष्ट्रपति जिसे चाहे सीएजी नियुक्त कर सकता है। उसमें कुछ तरह का प्रावधान नहीं है कि विपक्ष का नेता सम्मिलित होगा, प्रधानमंत्री सम्मिलित होगा, वित्त मंत्री सम्मिलित, ऐसा कुछ है नहीं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कॉलेजियम व्यवस्था भी इसके साथ जोड़ा जाए और साथ में कुछ योग्यता वगैरह भी निर्णय भी, कोई कार्यकाल भी फिक्स नहीं। कार्यकाल तो फिक्स है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो फिर इसका कार्यकाल 6 साल रखने का कोई सेंस नहीं। इसका भी कार्यकाल 5 साल किया जाए। अभी इस तरह का बहुत सारा कंसिडरेशन है, अभी चल रहा है, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात तो है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्वालिफिकेशन वगैरह में आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिले। तो आज हमने आपके साथ ये जो टॉपिक डिस्कस किया, कल और भी कोई टॉपिक लेकर आएंगे। समय रहे तो आप थोड़ा इस टॉपिक पर क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे और मेरे को जरा बताएंगे ताकि हम लोग इस पर डिस्कस कर सकें। ठीक है, ओके Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Bye. वेलकम।